ये सीटेट के लिए ईवीएस पेडागोजी में 10th चैप्टर है, जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 भी इसे बोलते हैं। इस चैप्टर में हम एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक जो कि 14 एवं 19 जुलाई 2004 को हुई थी, इस बैठक में एक दस्तावेज का निर्माण किया गया और उस दस्तावेज में आधुनिक भारतीय शिक्षा में जो भी मॉडिफिकेशन होने चाहिए थे उनको कंसीडर किया गया। ठीक है, तो ये जो आधुनिक दस्तावेज है ये चौथे नंबर का शिक्षा संबंधित नवीनतम दस्तावेज है। ठीक है, और इस दस्तावेज का आरंभ होता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के एक उद्धरण से। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि इनका जन्म 1861 में हुआ था कोलकाता में और इनकी मृत्यु 1941 में कोलकाता में हुई थी। इनकी प्रमुख काव्य रचना गीतांजलि है और इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इनका पेन नेम है भानु सिंह ठाकुर, मतलब जिस नाम से ये लिखते थे भानु सिंह ठाकुर। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में जान लेना है कि एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अध्यक्ष हैं वर्तमान में रमेश पोखरियाल। ठीक है, डायरेक्टर निदेशक हैं इसके ऋषिकेश सेनापति। रमेश पोखरियाल जी हमारे एचआरडी मिनिस्टर भी हैं। एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पूरा नाम कहते हैं एमएचआरडी। ठीक है, तो एमएचआरडी की अनुशंसा पर ये दस्तावेज तैयार किया गया था और डिजाइन किया था प्रोफेसर यशपाल ने। प्रोफेसर यशपाल की एक फेमस बुक है रैंडम क्यूरियोसिटी। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी हैं प्रोफेसर यशपाल, तो इनसे संबंधित जो बुक है इनकी उसको भी आपको लिख लेना है, रैंडम क्यूरियोसिटी। एचआरडी मिनिस्टर कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल। इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य था बिना बोझ की शिक्षा पर बल देना, यानी कि जो छोटे बच्चों पर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत प्रेशर रहता है वर्कलोड का, इतनी सारी बुक्स वगैरह होती हैं, इतना वास्ट सिलेबस होता है, ऊपर से तरह तरह की एक्टिविटीज़, तरह तरह का प्रेशर टीचर्स का, घर का, तो इन सब जो प्रेशर है इस प्रेशर को कम करना और उनको क्रिएटिव बनाना, रचनात्मक विकास यानी कि रचनावाद पर विशेष बल देना। तो बालक का जो रचनात्मक विकास है वो उसकी फ्री स्टेट में होता है, यानी कि जब स्वतंत्र रूप में वो सीखता है कुछ, तब उसकी रचनात्मकता का विकास होता है। तो रचनावाद पर विशेष बल दिया गया है इस एनसीएफ में और बिना बोझ की शिक्षा को कंसीडर किया गया। ठीक है, इसके बाद पाठ्य चर्चा निर्माण में जो कुछ पॉइंट रखे इन्होंने उन पर चर्चा करते हैं। तो पाठ्य चर्चा निर्माण निर्देशक, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, जो किताबी नॉलेज है उस नॉलेज को बच्चे के परिवेश से संबंधित प्रस्तुत करना। ठीक है, यानी कि जो बुक्स में नॉलेज है उस नॉलेज को इस प्रकार से बच्चे को देना कि वो उसके परिवेश से संबंधित हो, ताकि वो हर चीज़ को रिलेट कर सके, उसके आसपास हर तरह के एग्जाम्पल हों। इस प्रकार से नए ज्ञान को बच्चे को देना। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सहज और सरल रहता है। पढ़ाई की जो रटंत प्रणाली है उसको ख़त्म करना और बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराना, यानी कि बच्चों का जो हर एक दिशा में विकास होना चाहिए, केवल किताबी कीड़ा बनाकर नहीं छोड़ देना है उनको, हर एक क्षेत्र में उनका विकास होना चाहिए और हर एक क्षेत्र में वो परिपक्व हों। इसके बाद परीक्षा के जो प्रणाली है उसको थोड़ा सा लचीला बनाना और कक्षा की जो गतिविधियां होती हैं, जो क्लास में एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी उस एग्ज़ाम में कंसीडर करना, उनको भी उसमें जोड़ना। ठीक है, केवल पेन पेपर से हम किसी बच्चे का मेंटल लेवल या कुछ भी कहें तो, या कहें तो सरल भाषा में लक, या कहें तो उसकी होशियारी, हम पेन पेपर से चेक नहीं कर सकते। इस बात पर बल दिया गया था। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर बल दिया गया कि किस प्रकार से प्रजातंत्र में जो मूल्य होते हैं, उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसको भी समझे बच्चे और उसको अप्लाई भी करे। क्लास में हर किसी से समान बिहेवियर होना चाहिए, हर किसी पर समान फोकस होना चाहिए।
और साथ ही साथ हमें जो उसकी राष्ट्रीय चिंता है, यानी कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स हैं, उसको भी हमें उसके अंदर डेवलप करना है। कक्षा में पाठ्य सामग्री जो क्रियाएं होती हैं उन पर क्या क्या बल दिया गया, तो एनसीएफ ने परिचर्चा एवं समूह चर्चा पर बल दिया। एनसीएफ 2005 ने ग्रुप डिस्कशन पर फोकस किया। नाटक, प्रस्तुति, वाचन, गायन, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर भी बल दिया, ताकि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके, उसे किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। पोस्टर, चित्र एवं आरेख बनाने पर बल दिया। सामुदायिक गतिविधियों पर बल दिया। उत्पादकीय गतिविधियाँ, यानी कि ऐसी गतिविधियाँ जिनसे कुछ न कुछ बच्चे को फ़ायदा हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। और साहित्यिक गतिविधियाँ, लिटरेचर संबंधी, ठीक है, जो कि बच्चे के चहुमुखी विकास में सहायक होगी। एनसीसी, एनएसएस सेवा पर बल दिया, ठीक है, इससे जो बच्चे का सामाजिक विकास होगा इस पर उसे सहयोग मिलेगा। एनसीएफ के अनुसार आकलन में लचीलापन इसको रिकमेंड किया गया। कागज कलम परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के बहुविधि रूप होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि पेन पेपर किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को चेक नहीं कर सकता। क्या पता कि कोई बच्चा इस सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर, मान लो पढ़ाई में इतना एक्टिव ना हो पर वो स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, तो पेन पेपर से किसी बच्चे को हम जज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। तो इस बात पर बल दिया कि कागज कलम परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के और भी तरीके होने चाहिए। मौखिक परीक्षा, सामूहिक कार्य को बढ़ावा दिया गया। जो टाइम लिमिट वाले एग्ज़ाम होते हैं या तो उनमें टाइम लिमिट ख़त्म कर दो ताकि बच्चे फ्रीली अपना 100% दे सकें, या फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट रखी जाए, इसका प्रावधान किया गया। प्रश्न पत्र का प्रारूप विद्यार्थी के योग्यता अनुसार होना चाहिए, इस पर भी बल दिया गया। ये नहीं है कि आप जो LKG UKG का बच्चा है तो उसे आप फर्स्ट या सेकेंड का पेपर पकड़ा दो, ठीक है, तो उसकी योग्यता के अनुसार उसका आकलन होना चाहिए। अंतिम परीक्षा, फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि स्पर्धात्मक परीक्षा, इन सब के पैटर्न और इन सबको अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है, इसका भी प्रावधान किया गया इसमें। अब इस चैप्टर संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो अब तक सीटेट में पूछे गए हैं, तो इनसे हमें एक व्यू मिल जाएगा कि किस प्रकार से आगे प्रश्न बन सकते हैं। तो वैसे अक्सर ये होता है कि सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे पढ़ लिए एक बार तो काफ़ी हद तक उससे हेल्प मिल जाती है। तो ये अब तक के पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़रा इनको देख लेते हैं। तो NCERT, एक मिनट, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। किस लिए? ठीक है, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट व्याख्यात्मक स्वभाव नहीं है बच्चे का कि हर चीज़ की व्याख्या वो समझे, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। जो रचनात्मक विकास होता है, या कहें तो जो रचनावाद की विचारधारा है, जो रचनावाद की अवधारणा है, वो कहीं ना कहीं चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने पर बल देता है। तो ये बी पॉइंट सही होता है कि प्राइमरी लेवल पर जो प्राथमिकता मिली है पर्यावरण अध्ययन को, ताकि बच्चे अपने आसपास के परिवेश में चिंतन करके कुछ ना कुछ नया सीखें, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी, उनका रचनात्मक विकास होगा। तो इस प्रश्न का बी पॉइंट सही है। सी पॉइंट तो एकदम रॉन्ग है। तकनीकी शब्दावली, यानी कि जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, अभी इतने डेवलप नहीं है बच्चे प्राइमरी लेवल पे कि उनको टेक्निकल वर्ड्स हम पढ़ाएं या समझाएं। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने, तो ये तो एकदम से निरर्थक है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यानी कि बच्चे जो हम क्या समझे वाला बॉक्स होता है, उसका अगर उत्तर कुछ लिखते भी हैं तो उसको आप टीचर रॉन्ग या राइट करके
उसका असेसमेंट नहीं करेंगे। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, अब ऑप्शन आपके सामने है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। बहुत से बच्चे सही उत्तर लिख सकते हैं, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता, हालांकि कुछ गलत भी लिखते हैं। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, नहीं, यही पॉइंट नहीं है। यह जानने में कि शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ये पॉइंट एकदम सही है। कोई भी प्रकरण, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ाया, उससे संबंधित हम क्या समझे वाला जो बॉक्स होता है, उसमें क्या है कि बच्चा क्या समझा उस टॉपिक से, वो अपनी पूरी ज्ञान या कहें तो पूरी अपनी जो भी उसके प्रति फील करता है, जो महसूस करता है उस टॉपिक के प्रति, वो लिखता है। तो उस चीज़ से शिक्षक को पता ये चलता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। तो सी पॉइंट एकदम सही है। आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, तो ये भी कोई पॉइंट नहीं बनता। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसी प्रस्तावित नहीं करती है। तो तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल वर्ड्स को प्राइमरी लेवल पर हमें नहीं इंट्रोड्यूस करना है। विषय अनुसार उपागम होगा, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़ा जाएगा। हस्तपरक क्रियाकलाप यानी कि करके सीखना वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंक्लूड करेंगे, पर ये तकनीकी शब्दावली से परिचित नहीं कराना है। अभी बच्चे इतने डेवलप नहीं है प्राइमरी लेवल में, ठीक है। तो डी पॉइंट इसका सही हो गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो भोजन, जो 6 चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर था भोजन। सौरमंडल नहीं है, मौसम नहीं है, ऊर्जा नहीं है, भोजन था, ठीक है। तो डी पॉइंट इसका सही हो गया। इसके बाद अंतिम प्रश्न और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया सीटेट में। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ठीक है, या पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो NCF 2000 में इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल स्टडीज़ को रिकमेंड किया था। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन को रिकमेंड किया था। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन से तात्पर्य क्या है कि पर्यावरण में ही विज्ञान, भूगोल, इतिहास को समाहित किया जाए, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और बाकी अगला चैप्टर आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहता है तो थोड़ा डिले हो जाता है, पर हमारा पूरा प्रयास है कि आपको एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चंस का हम आपसे रिवीजन करवा लें और जितना भी हमारा बच्चा है 2-3 चैप्टर वो सब ख़त्म करा लें, ठीक है। तो thanks for watching. Keep studying, keep learning and keep supporting